टू माय चैनल ब्रेज ऑन मंत्रा। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 1 और सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ओके, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। आपका जो चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो आपके चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। ये है पीडीएफ आपके स्टडी मटेरियल का, आप सभी के पास होगा ये। तो आप देख लीजिए एक बार। हमने इसमें से व्हाट इज लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ जो है ये आज हम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले जो ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ तक, वो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, जो जनरल वीडियो था सारे स्टूडेंट्स के लिए, सीए सीएमए फाउंडेशन इंटर दोनों, वहां पर इस चैप्टर का जो ओवरऑल क्रक्स है, ओवरऑल जो ये चैप्टर बताना चाहता है, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो शुरू होगा टाइप्स ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम से और इन्फोर्सिंग द लॉ, और इसके साथ में पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो इफ़ यू हैव इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम भी है इसमें, तो ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आज की क्लास में। और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, तो ऑब्वियसली यूट्यूब का तो कमेंट बॉक्स खुला ही हुआ है, साथ में डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि आपको अपने क्वेरी को कैसे मुझ तक पहुंचाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपके चैप्टर 1 का ही कंटिन्यूएशन है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके, तो हमें शुरुआत करना है टाइप्स ऑफ लॉज से। अब यहाँ पर जो आप कंटेंट देख रहे हो ये ऑब्वियसली आपके स्टडी मटेरियल का ही है, और ये मैंने ऐसा इसीलिए रखा है ताकि आपकी जो विजुअल मेमोरी है वो काम करे, और एग्जाम के टाइम आपको दिमाग में ये है कि अच्छा ऐसा पिक्चर देखा था, ये स्टडी मटेरियल में यहाँ पर है, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो पीपीटी है वो बेटर मोड है, बेटर मीडियम है विजुअली आपको थिंग्स को याद कराने का। क्योंकि जब आप बुक्स को पढ़ते हो तो वो वर्ड्स आपको याद नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर आप मीनिंग भी समझ सकते हो विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, उसको एग्जाम्पल्स को भी याद रख सकते हो, ताकि एग्जाम में जब आप आंसर लिख रहे होगे तो रिकॉल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो लॉ को हम लोग, जो आपके लिए बेसिक जो जानकारी ज़रूरी है उसमें, लॉ को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो अब ये चारों क्या क्या हैं देखते हैं। क्रिमिनल लॉ, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, क्रिमिनल लॉ क्या है? जहाँ पर क्राइम के लिए पनिशमेंट मिलता है, सिंपल सा यही है। क्राइम किया किसी ने, उसका पनिशमेंट मिले, वैसे लॉज को क्रिमिनल लॉ कहते हैं। अब बेसिकली क्रिमिनल लॉ का काम जो है वो 3 होता है। सबसे पहले क्राइम को डिफाइन करना और उसके पनिशमेंट को बताना। जैसे कि लॉ ने बताया कि अगर आप ऐसा काम करते हो तो इसको मर्डर कहेंगे, और मर्डर के लिए पनिशमेंट क्या होगा, तो उम्र कैद या कैपिटल पनिशमेंट, दैट इज हैंग टिल डेथ, ये हो सकता है। उसके बाद ये हो गया एक जिसको सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं, मतलब ऐसा लॉ जो क्राइम को डिफाइन कर रहा है और उसके पनिशमेंट को बता रहा है। तो अब जुलाई से जो नया लॉ आने वाला है इसके लिए वो है भारतीय न्याय संहिता। इसके पहले क्या था? इसके पहले इसके जगह पर था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इसके बाद है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये इसके जगह पर पहले था सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, अब क्राइम हो गया, क्राइम को डिफाइन कर दिया गया, पनिशमेंट भी बता दिया गया, लेकिन पुलिस क्या काम करेगी, कहाँ जाकर आप कंप्लेन करोगे, कैसे क्रिमिनल को पकड़ा जाएगा, कोर्ट में कैसे प्रोसीजर चलेगा, किस कोर्ट में जाना है, तो क्राइम से रिलेटेड ये सारे प्रोसीजर को बताना सीआरपीसी का काम है, जिसको जुलाई से अब देखोगे नया जो लॉ है इसके लिए, उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसके बाद प्रोसीजर तो चल रहा है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट कब मानेगा कि क्राइम हुआ है या नहीं हुआ, या इसी पर्सन ने जिसको पकड़ के लाया है पुलिस ने, उसी आदमी ने क्राइम किया है, तो उसके लिए चाहिए एविडेंस। तो पहले इस लॉ का नाम था एविडेंस एक्ट, और जुलाई से जो नया लॉ आ जाएगा वो है भारतीय साक्ष्य संहिता। ठीक है, तो ये 3 लॉज हैं जो कि चेंज होने वाले हैं। तो पुराना नाम भी आपको पता होना चाहिए, नया नाम भी पता होना चाहिए। अभी तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है, लेकिन फ्यूचर में जब जुलाई आएगा, इस साल का जो जुलाई आएगा 2024, तब नोटिफाई किया गया है कि ये सारे नए लॉज जो है, जिसको कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, प्रेसिडेंट से एसेंट मिल गया है, लेकिन अभी तक इनका इसका
इन्फोर्समेंट नहीं हुआ है। तो ये सारे लॉज लागू हो जाएंगे 1 जुलाई से। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ लॉ पे, जो है सिविल लॉ, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। आपको क्रिमिनल लॉज को नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉ को सिर्फ आपको नाम से जानना है कि ताकि कभी आपके साथ कुछ हो या किसी और के साथ कुछ हो तो आप उसको जानकारी दे पाए कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है। अब सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ वैसे लॉज हैं जो इंडिविजुअल्स के डे टू डे अफेयर्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे डे टू डे अफेयर्स को रेगुलेट करते हैं? तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में किसी भी तरह का अगर झगड़ा होता है तो उसका, जो कि क्रिमिनल नहीं है इन नेचर, जहाँ पर क्राइम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी झगड़ा है, तो उसको कैसे सुलझाना है? उसको सुलझाना है सिविल लॉ के थ्रू। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप जानते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, दो लोग साथ में मिलकर काम कैसे करेंगे, और उनके बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, तो कहाँ हम जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जाते हैं। इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। आपको अपने प्रॉपर्टी को बेचना है या किसी और को देना है, तो उसका क्या तरीका होगा, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है। दो लोगों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है तो वो कैसे डिसाइड होगा। इसके बाद कंपनीज एक्ट, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर कंपनी को बनाया जाएगा और चलाया जाएगा, ये कंपनीज एक्ट बताता है। और इन सारी चीज़ों का प्रोसीजर, अब जितना भी सिविल लॉज है उससे रिलेटेड जब आप केस करते हो तो वो केस कैसे शुरू होगा, कहाँ आप कंप्लेंट लेकर जाओगे, किस के कोर्ट में सबसे पहले वो जाएगा, फिर कहाँ आप अपील कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? ये आता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, और इसका एविडेंस कैसे होता है? इसका एविडेंस भी एविडेंस एक्ट के थ्रू ही होता है। तो एविडेंस एक्ट जो है वो क्रिमिनल और सिविल दोनों में कॉमन है। सिविल क्रिमिनल से इसी उसमें डिफरेंट है कि यहाँ पर कोई क्राइम नहीं हो रहा है, पनिशमेंट के लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, पनिशमेंट मॉनेटरी फॉर्म्स में हो सकता है, कॉम्पेंसेशन देना पड़ सकता है, किसी और तरह का राइट्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जेल नहीं जाना पड़ेगा। क्राइम जब आप कमिट करोगे तो उसके लिए एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, वो जो मैंडेटरी होगा वो है जेल जाना, या फिर जिसको हम इम्प्रिजनमेंट कहते हैं इंग्लिश में। अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ लॉ पे, जो है कॉमन लॉ। अब ये जो कॉमन लॉ है, ये क्या है? ये अभी तक आपने जो दोनों देखा, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, वो क्या थे? रिटन लॉज थे। उसका एक एक्ट है जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है या स्टेट असेंबलीज ने पास किया है, और उसमें लिखा हुआ है कि लॉ क्या है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। लेकिन कॉमन लॉ जो है ये लिखा हुआ नहीं है। कॉमन लॉ कहाँ से आता है और कॉमन लॉ क्या है? तो कॉमन लॉ सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ से आता है और क्यों हमारे कंट्री में अप्लाई होता है, क्योंकि हम इंग्लिश लीगल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इंग्लिश लीगल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो कॉमन लॉ हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो कॉमन लॉ जो है वो इंग्लिश लीगल सिस्टम का पार्ट है, या फिर ये कहें कि इंग्लिश लीगल सिस्टम जो है वो कंप्लीटली कॉमन लॉ पर ही बेस्ड था पहले, उसके बाद उन लोगों ने लॉ को लिखना शुरू किया। तो कॉमन लॉ में क्या आता है? सबसे पहले आता है केस लॉज। केस में जो कोर्ट में जाता है, उसमें कोर्ट क्या डिसीजन देता है, क्या जजमेंट देता है, वो जजमेंट जब एक लॉ बन जाता है तो उसको हम कहते हैं केस लॉ या जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में अगर एक जजमेंट दिया तो उसको सारे हाई कोर्ट्स और जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं पूरे कंट्री में उनको फॉलो करना होगा। अब ये कैसे काम करता है? सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया जहां पर ए प्लस बी का सिचुएशन था। ये मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया है। ए प्लस बी का सिचुएशन था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया? सी। अब जब भी किसी भी हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के सामने ये ए प्लस बी का ही सिचुएशन आएगा, दूसरा कोई सिचुएशन नहीं, ए प्लस बी का ही सिचुएशन आना चाहिए, तो उनको डिसीजन क्या देना होगा? उनका डिसीजन हमेशा सी होगा। वो डी ई एफ डिसीजन नहीं दे सकते हैं। इसी को हम कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। ठीक है, हायर कोर्ट जो जजमेंट देता है उसको लोअर कोर्ट सेम तरह के सिचुएशन में सेम फॉलो करते हैं। तो इस डॉक्ट्रिन को कहते हैं स्टेयर डेसिसिस, जिसका मतलब है टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। मतलब एक बार डिसाइड हो गया तो वही लॉ रहेगा, और वैसा सिचुएशन जब भी आएगा तो उसमें वही डिसीजन दिया जाएगा। ठीक है, यही प्रिंसिपल है कॉमन लॉ का। जज मेड लॉ भी कहते हैं इसको। मतलब जज ने डिसाइड किया कि दो लोगों के बीच में ऐसा झगड़ा है या ऐसा सिचुएशन अराइज हो रहा है, तो इसमें जस्टिस क्या है, ऐसा करना इसमें न्याय है।
अब वो न्याय जो एक बार स्टैब्लिश हो गया वो लॉ बन जाएगा, और वैसा आने वाले फ्यूचर में जितने भी सिचुएशंस होंगे उसमें वही रूल वही जजमेंट अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फॉलो होता है हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में। हाई कोर्ट का डिसीजन फॉलो होता है सिर्फ उस स्टेट के लोअर कोर्ट्स के अंदर। बाकी सारे स्टेट्स के हाई कोर्ट लायबल नहीं है उसको फॉलो करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करने के लिए लायबल नहीं है। अब लास्ट हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में। ये ऐसा टाइप ऑफ लॉ है जो कि हम ये कह सकते हैं कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास सोचने का क्षमता है। इस तरह से हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है कि बाकी जितने भी एनिमल्स हैं इस प्लैनेट पे या अभी तक रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति ह्यूमन बीइंग्स के पास में है। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो इन्नेट नेचर ऑफ जस्टिस है, जो आपका मन आपको बताता है कि ये सही है, ये गलत है, उन्हीं सारे चीज़ों को लेकर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बना है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो हर जगह प्रेजेंट होता है। क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, कॉमन लॉ, कब भी कोई भी केस को डिसाइड करना है, अगर कोई केस कोर्ट तक गया है, उसमें डिसीजन लेना है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को हमेशा फॉलो किया जाता है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नेचुरल जस्टिस, नेचुरली जस्टिस कैसे मिल सकता है अगर कोई रिटन लॉ नहीं हो, पहले से कोई डिसाइडेड केस नहीं है, फिर भी जस्टिस हुआ है, ये कैसे पता चलेगा न्याय हुआ है दो झगड़ा करने वाले लोगों के साथ या जिनके साथ में डिस्प्यूट था। तो उसके लिए हम ये 3 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को देखते हैं। इसका लैटिन फ्रेज जो है वो है जस्ट नेचुरल, और फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है नेमो जुडेक्स इन कॉजस सुआ, लिटरली मीनिंग नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज एंड इट इज अ रूल अगेंस्ट प्रेजुडिस या बायस कहते हैं इसको, BIAS, बायस। अब इसका क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। ऐसा सोचिए कि आपके घर में झगड़ा चल रहा है, ठीक है, आपके और आपके भाई के बीच में झगड़ा चल रहा है, और आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, आप उसको लेकर कोर्ट में जाते हो। अब कोर्ट में जो जज है जिनके सामने आपका केस डिसाइड होगा या जिनको जजमेंट देना है आपके केस में, वो आपके भाई के फ्रेंड है, ठीक है। तो अब वो जज चाहे कितना भी निष्पक्ष जजमेंट दे, लेकिन आपके दिमाग में है ऐसा ही रहेगा हमेशा कि चूंकि ये मेरे भाई का फ्रेंड है तो इसने मेरे भाई को ही सपोर्ट किया होगा, मेरे भाई को ही हेल्प किया होगा, ठीक है। तो इसीलिए नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज। जो भी दो पार्टीज जिनका भी झगड़ा है, जिनका भी डिस्प्यूट है, वो जब भी कोर्ट में जाएगा तो जो जज है वो एक अनबायस्ड पर्सन होना चाहिए, जिसका दोनों पार्टीज से कहीं से भी कोई रिलेशन ना, ठीक है, ना किसी भी तरह का बिजनेस का भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, पर्सनल रिलेशंस तो नहीं होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं रूल अगेंस्ट बायस। उसके बाद है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब है दोनों पार्टीज को अपने अपने बातों को सामने रखने का एक फेयर चांस मिलना चाहिए, जिसको कहते हैं फेयर हियरिंग। सिर्फ आप सोचिए, अगर कोई केस, वही एग्जांपल लेते जो अभी मैंने कहा, आपके और आपके भाई के बीच में डिस्प्यूट है, जज जो था वो आपके भाई का फ्रेंड था, उसने आपके भाई की सारी बातों को सुना, भाई की तरफ से जो एविडेंस था उसको कंसिडर किया, आपको कुछ नहीं बोलने दिया गया, आपके किसी एविडेंस को नहीं लिया गया, ये शो करने के लिए कि जो जमीन है वो आपको मिलना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, चाहे जितना भी सिविल लॉज का प्रिंसिपल फॉलो हो जाए, जज जो है वो चाहे रिटन लॉज को कितने भी ज्यादा अप्लाई कर ले, लेकिन आपको फीलिंग ऑफ जस्टिस कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जस्टिस देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि दोनों पार्टीज जिनके भी बीच में डिस्प्यूट है उनको फेयर चांस मिले कि वो अपने अपने बातों को सामने रख सके और उन बातों को सुनकर ही जजमेंट दिया जाए। थर्ड जो आता है वो है रीजन डिसीजन। अब जजमेंट जो दिया जा रहा है उसमें रीजन होना चाहिए, उसमें रीजन लिखा होना चाहिए कि अगर जो प्रॉपर्टी है वो आपको भाई को दी गई है तो किस किस रीजन की वजह से दी गई है, लॉ के हिसाब से क्या क्या ऐसा सिचुएशन बन रहा है, कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस है जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नहीं, उस प्रॉपर्टी का जो राइटफुल ओनर है वो आपका भाई ही है, वो उसके हिस्से में ही जाना चाहिए और आपके हिस्से में क्यों नहीं जाना चाहिए। तो जो भी जजमेंट दिया गया है हमेशा उसका रीजन जजमेंट में लिखा होना चाहिए। ये 3 प्रिंसिपल्स अगर फॉलो हो रहे हैं किसी केस में, तभी हम कह सकते हैं कि जो जस्टिस है वो मिला है। इसीलिए इसको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं। ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है,
लेकिन ये हर सिचुएशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है? इवन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में जहाँ पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा हो किसी ऑफिसर के ऊपर, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी ऑफिसर को करप्शन चार्जेस पे पकड़ा गया है। अब वहाँ पर तो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ ये सब चीज़ें नहीं लगेंगी, क्योंकि जो एक्शन जो चल रहा है वो डिसिप्लिनरी एक्शन है, इंक्वायरी है, वहाँ पर केस नहीं चल रहा, अभी तक वो कोर्ट में नहीं गया, फिर भी वहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है। जो पर्सन डिसीजन लेने वाला होगा, जो जज करने वाला होगा, उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय के साथ। उसको अपनी बात को कहने का मौका देना चाहिए, और जो उसके अगेंस्ट में जो भी डिसीजन आएगा उसमें रीजन होना चाहिए कि ऐसा डिसीजन लिया गया तो क्यों लिया गया। अब हम आते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के पार्ट पे। आपने फर्स्ट वीडियो अगर देखा है, और अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ अभी देख लो, डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, इस वीडियो के एंड में, सब जगह आपको मिल जाएगा उसका लिंक। फर्स्ट वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? तो लॉ कैसे बनता है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। अब इसके बाद जब लॉ बन गया, पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया, अब इसको इन्फोर्स कैसे किया जाएगा। लॉ सिर्फ बुक में रहने की तो चीज़ नहीं है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन गया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जब भी लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। तो कोई होना चाहिए जो ये देखेगा कि जब लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो क्या उस समय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है? तो ये जो देखता है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया, लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाता है, जो कि पार्लियामेंट है। एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ इन्फोर्स करता है, जो उसमें कि प्राइम मिनिस्टर्स एंड हिज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज उनके अंदर, और जितने भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव हैं। और उसके बाद आता है जुडिशरी, जो कि कोर्ट का सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो इन्फोर्सिंग अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट है, जिसको कौन चुनता है? कंट्री के सिटीजन्स चुनते हैं। अब गवर्नमेंट अपने काम को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से कैसे करेगी? तो उसके लिए गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट समझ लीजिए, मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स आता है, लेकिन अलग अलग मिनिस्ट्री होता है। आपने सुना होगा रेलवे मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है? अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के सेपरेट मिनिस्ट्रीज हैं। अब पॉपुलर मिनिस्ट्रीज कुछ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऐसा बहुत सारा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स है, और सबको एक कैबिनेट मिनिस्टर हेड करता है। और उनके अंदर काम कौन करता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर सर्विसेज के ऑफिसर्स, ठीक है, जो लोग आईएएस के थ्रू या स्टेट सिविल सर्विसेज के थ्रू जाते हैं, वो सारे लोग इन सारे डिपार्टमेंट्स में सर्व करते हैं। तो जो मिनिस्टर है वो उस मिनिस्ट्री का हेड होता है। एक्चुअली काम कौन करता है? ये जो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स सर्विसेज का एग्जाम निकाल कर उन सारे डिपार्टमेंट्स में उनकी पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, कैबिनेट मिनिस्टर जो है, यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, वो हेड होगा, और सपोर्टिंग टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी होते हैं। अच्छा, अब बात यहाँ पर है कि ये जो मिनिस्ट्रीज है वो सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है। चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग उनका भी मिनिस्ट्रीज होता है, वैसे ही सेंट्रल लेवल पे भी होता है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि आपके काम का है। आप जो परस्यू कर रहे हो कोर्स, आप जो बनना चाहते हो, वो किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखिए, एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, किसको किसको कंट्रोल करता है? इंडियन रेवेन्यू सर्विस को, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज, और इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज, ठीक है? तो आप लोग के ही मतलब का ये मिनिस्ट्री है। आप लोगों को कौन रेगुलेट करेगा, किसके अंडर में आप आओगे? आप आओगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अब ये सब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में मनी रिलेटेड मैटर्स को गवर्नमेंट के लिए मैनेज करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में जो मैंने आपको नहीं बताया वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही पूरे कंट्री का जो बजट है
मनी रिलेटेड मैटर्स है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है? तो टैक्स से रिलेटेड क्या लॉज़ निकालना है, वो सारी चीज़ें कौन पार्लियामेंट में पेश कर सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू ही वो सब होगा जनरली। और जितना भी आप देखते हो जीएसटी के लिए नया रूल बना, इनकम टैक्स के लिए नया रूल बना, बजट जो हर साल पेश होता है, कितना तक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है किस-किस सेक्टर में उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये सारी चीज़ें एनुअल बजट में डिस्कस होती हैं पार्लियामेंट में। तो ये सब कुछ कौन करता है? ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है आपके लिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑब्वियसली इसका प्राइमरीली कंसर्न क्या है? कंपनीज एक्ट, ठीक है? और एलएलपी, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अब ये सारी चीजें बेसिकली आप कहाँ देखोगे? अगर आप सीए फाइनल में जाते हो तो वहां देखोगे कि इन सारी चीजों से आपको डिटेल में वहां पर डील करना है अपने सिलेबस में। अब इंडियन जितने भी इंटरप्राइजेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको रेगुलेट करना कॉर्पोरेट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का काम है। यहाँ पर भी सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो मिनिस्ट्री को चलाते हैं। और हाईएस्ट पोस्ट जो है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है? इसमें जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जितने भी लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करके आते हैं, उसमें से जो हाईएस्ट पोस्ट जो मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये भी कैबिनेट मिनिस्ट्री है। लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मतलब लॉ बनाने को लेकर और लॉ को इन्फोर्स करने को लेकर जो भी काम है वो ये मिनिस्ट्री देखता है। क्या क्या काम है इसका? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का काम है एडवाइजिंग द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इज कंसर्न्ड विद ड्राफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल लेजिस्लेशन, ठीक है? तो सारे मिनिस्ट्रीज को उनके लिए जो लॉज बनाए गए हैं उसके बारे में एडवाइस करना, बताना और साथ में लॉज को ड्राफ्ट करना गवर्नमेंट के लिए, ये सारा काम। जो नया रिसर्च होता है वो भी लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर ही आता है, ठीक है? नया लॉ क्या कैसे बनाना है, पुराने लॉज में क्या प्रॉब्लम है, क्या चेंजेस करना चाहिए, ये सारा कुछ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। इसके बाद है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में। बहुत सारे चीज़ों को, स्पेशली जो आप स्टॉक मार्केट देखते हो, शेयर मार्केट देखते हो, उसको रेगुलेट करने में बहुत बड़ा सेबी का हाथ है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है? और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में और 1992 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक सेबी एक्ट आया जिसके अंदर ये कहा गया कि सेबी का गठन होगा जिसका काम होगा सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आएगा। अब लास्ट में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में ऑब्वियसली आप सभी जानते होंगे। रिजर्व बैंक क्या है? इसको बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। जो हाईएस्ट बैंकिंग अथॉरिटी है, जहाँ पे कंट्री का सारा फंड रहता है, सारे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहते हैं, जो कंट्री में करेंसी के फ्लो को रेगुलेट करता है, फाइनेंशियल डिसीजंस को लेता है, वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है? बैंकिंग सिस्टम का भी यस, सारा का सारा बैंकिंग रिलेटेड क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए इन एडिशन टू द लॉज जो हैं बैंकिंग के लिए, वो सब कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है उसको देखने का। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इंडियन रुपी, मैंने बताया आपको, करेंसी का सप्लाई और फ्लो, उसको कंट्रोल करना, रिलीज करना, ये सब कुछ रिजर्व बैंक के हाथ में रहता है। और जो मिंटिंग है, करेंसी को बनाना, मतलब इशू करना, वो भी रिजर्व बैंक के पावर्स के अंडर आता है। अब इसके बाद कंट्री का जो पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई, ये वो आप जो सब देख रहे हो ऑनलाइन, जो भी पेमेंट सिस्टम है, वो सब कुछ रिजर्व बैंक के अंदर आता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है आरबीआई का, जिससे कि ये करेंसी और नोट्स को, मतलब सिक्का और नोट दोनों जो आप देखते हो उसको प्रिंट करना, वो इसके कंट्रोल में आता है। RBI established National Payments Corporation of India as one of its specialized division to regulate the payment and settlement system in India. तो जितना भी हम बैंक ट्रांसफर्स करते हैं, यूपीआई ट्रांसफर्स करते हैं, जो भी आप ऑनलाइन करते हो, जहां भी पैसा इधर से उधर जाता है, ऑनलाइन या फिजिकली, वो सब आरबीआई के अंडर आता है।
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation was established by RBI as one of its specialized division for purpose of providing insurance of deposits and guaranteeing of credit facilities to all Indian bank. अब ये credit facilities किसके लिए है? इंडियन बैंक्स को क्रेडिट फैसिलिटीज देने के लिए है, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सिटीजन्स के लिए नहीं है। आरबीआई जो है बैंक्स को कैसे क्रेडिट देना है उसको भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो आरबीआई का काफी इंपॉर्टेंट रोल है कंट्री के फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। अब आपके बार दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सारे अलग अलग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज आपको क्यों पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब आप एज अ सीए काम करना शुरू करोगे तो आपका कंसर्न्ड अथॉरिटी क्या है, कहाँ कंप्लेंट रेज करना है, क्या आपको प्रॉब्लम हुआ है, किसके नोटिफिकेशंस को आपको जेन्युइन मानना है, किसके नोटिफिकेशन को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है। तो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए कि कौन क्या करता है, इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और इसी एडमिनिस्ट्रेशन को हम एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। तो अब आते हैं जुडिशियल सिस्टम पे। जुडिशियल सिस्टम मतलब कोर्ट्स। तो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके नीचे लोअर कोर्ट्स। अब कोर्ट का काम क्या होता है? कोर्ट का काम होता है डिस्प्यूट सुलझाना, झगड़े को सुलझाना। सिटीजन सिटीजन के बीच का डिस्प्यूट हो सकता है, सिटीजन गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट हो सकता है, और गवर्नमेंट गवर्नमेंट के भी बीच का डिस्प्यूट हो सकता है। तो कोई भी अगर दो स्टेट गवर्नमेंट में डिस्प्यूट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्प्यूट हो तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट को कोई अगर एडवाइस चाहिए हो किसी लीगल मैटर के लिए तो वो एडवाइस भी सुप्रीम कोर्ट देता है। सिमिलरली अगर गवर्नर को एडवाइस चाहिए हो तो वो हाई कोर्ट देता है, उस कंसर्न स्टेट का हाई कोर्ट देगा। तो यहाँ पर तीन फंक्शंस क्या क्या है जुडिशियरी के? एक्ट्स। तीन फंक्शंस क्या क्या है जुडिशियरी के? एक्ट्स और कोड्स का इंटरप्रिटेशन, मतलब जो लॉज है उसको रियल लाइफ सिचुएशन में जब दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको अप्लाई करके उसका जजमेंट देना, उस प्रॉब्लम को सुलझाना। उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑब्वियसली जो भी हम लोगों ने देखा कि अलग अलग लोगों के झगड़े को सुलझाना। और प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग्स द सिटीजन ऑफ द लैंड, मतलब न्याय देना। ठीक है, जस्टिस करना, जो कि आपको मैंने अभी पूरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में समझाया है, वैसा जस्टिस देना वो काम कोर्ट का है। अब लोअर कोर्ट क्या है? आप किसी भी आपके साथ में कुछ किसी तरह का मैटर होता है तो वो किसी ना किसी सिविल लॉ के अंदर आएगा। अगर हम लोग सीए के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो किस कोर्ट के अंदर आएगा, कहाँ आपका मैटर जाएगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हो, तो नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जूनियर मैजिस्ट्रेट, इसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। इनका अलग अलग पावर है। किस तरह का मैटर्स किसके कोर्ट में जाता है ये सीआरपीसी और सीपीसी के हिसाब से डिसाइड होता है। जो सिविल प्रोसीजर कोड है और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें लिखा हुआ है कि किस जज के पास क्या क्या तरह के मैटर्स को देखने का पावर है। ठीक है, अब इनके ऊपर जो कोर्ट्स आता है वो है असिस्टेंट सेशन जज, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और सीजेएम मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो इनका भी अलग अलग पावर्स है जो कि सीआरपीसी और सीपीसी में डिफाइंड है। लेकिन ये इनका पावर ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से ज्यादा है। अब इसके भी ऊपर आता है सेशन जज या एडिशनल सेशन जज। तो जनरली ये सारे कोर्ट्स से, ये नीचे वाले कोर्ट से सेशन जज के पास अपील भी जाता है। अपील जाता है मतलब आप इसमें से अगर किसी एक कोर्ट में आपका मैटर था, आप जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कहाँ करते हो? सेशन जज के पास। उसके बाद आप यहाँ से भी अब डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कहाँ करते हो? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के भी डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील करते हो। अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वही हाईएस्ट कोर्ट है और वहां जो डिसीजन हो जाएगा वो फाइनल डिसीजन हो जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है कोर्ट का। अब ये सारी चीजें आपको जाननी क्यों जरूरी है? क्योंकि आप एज अ सीए जब काम करोगे, आप अपना जॉब पे जाओगे तो आपको पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ से लॉ आ रहा है, जब प्रॉब्लम हो रहा है तो किस एप्रोप्रिएट कंसर्न्ड अथॉरिटी को आपको अप्रोच करना है। मतलब कंप्लेंट करने का मैकेनिज्म क्या है, रूल्स क्या है, लॉज क्या है, वो पूरा सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि वो पूरे कंट्री में काम कैसे करता है और आप अपने क्लाइंट को उसका बेनिफिट किस तरीके से दे सकते हो। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है।
और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।